हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो प्रश्न लेकर के आए हैं टीजीटी पीजीटी के साथ साथ नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये प्रश्न। और आज इन प्रश्नों को हमने एक एक करके इकट्ठा किया है बड़ी मेहनत से, और इन प्रश्नों को मैंने ढूंढ निकाला है जो कि परीक्षा में 7 बार से भी ज़्यादा पूछे गए हैं। और आखिर यही प्रश्न बार बार क्यों रिपीट होते हैं, कुछ तो है इनमें खासियत। तो इन प्रश्नों को चलिए देख लिया जाए। देखिए दोस्त, आप देख रहे हैं बिल्कुल थंबनेल क्या है कि यही प्रश्न बार बार क्यों आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 7 बार से भी ज्यादा पूछे गए हैं ये प्रश्न। आज का हमारा कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो कि 7 बार से कम पूछा गया हो। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। ठीक है, आज का जो पहला प्रश्न हमारा है वह क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में देखिए, कह रहा है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस। ठीक है, कह रहा है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप मतलब संबंधों का अध्ययन, किसके किसके बीच के संबंधों का अध्ययन। कह रहा है इन्वायरमेंट और पौधे और जंतु अथवा मनुष्य, यानी पौधे, जंतु अथवा मनुष्य तथा इन्वायरमेंट के बीच में जो संबंध है, पारस्परिक संबंध, कह रहा है इस संबंध को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। कह रहा है कि माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी तो है नहीं। कह रहा इथनोबॉटनी, इथनोबॉटनी भी नहीं है। कह रहा इकोलॉजी और इथोलॉजी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा मेरे दोस्त, देखिए हम आपको बता दें। अच्छा, आप लोग भी बिल्कुल कमेंट करिए, घबराए नहीं। आप लोग कहते हैं कि सर हमारा नाम नहीं लेते, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई मैं नाम देख रहा हूं, इकट्ठे मैं नाम लूंगा। जैसे कि भी पिछले लेक्चर में जो हमारा पिछला कल का लेक्चर हुआ उसमें हमने देखा था कि 3-4 लोग बहुत ज्यादा सक्रिय थे। जैसे एक पूजा पटेल, नाम था संजना। ठीक है, और देखा जाए तो आज भी बिल्कुल आपके अंदर जो भी बातें हैं उसको आप कमेंट में कर दीजिए, मैं नोट करता रहता हूं, आपके जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसे कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्त, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। दूसरे प्रश्न को, ये रहा दूसरा प्रश्न। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सब डिवीजन, यानी कौन सा सब डिवीजन्स है डील्स विथ फॉसिल्स, यानी ऐसा कौन सा सब डिवीजन है जिसमें फॉसिल का अध्ययन होता है, फॉसिल को रखा गया है, ऐसा कौन सा सब डिवीजन है। आप देख रहे हैं कि बौछार लग गई भाई मेरे दोस्त, आप इनको देखिए। मैंने कहा था कि 7 बार से भी ज्यादा ये प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को नहीं देखा तो क्या देखा। ठीक है, देखिए ये आप देख रहे हैं 75, 85, मतलब 1, 2 और यहां 3, 4, 5, 6, 7 बार यह प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्त। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉसिल, ऐसा सब डिवीजन जिसमें फॉसिल को रखा गया है वह क्या कह रहा है कि इथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी है, इकोलॉजी है कि पैलेंटोलॉजी है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, पैलेंटोलॉजी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल पैलेंटोलॉजी इसका सही उत्तर है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों के जो कमेंट हैं बहुत ही तड़ातड़ हो रहे हैं भाई, इसी तरीके से आंसर आने चाहिए। ठीक है, चलिए आज का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं। आज का जो तीसरा प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो द्विनामकरण पद्धति है, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर है, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया। कह रहा है कि, और देखिए कह रहा है लिनियस ने किया, डार्विन ने किया, अरिस्टोटल ने किया, डी कैंडोले ने किया। ठीक है, यहां आप देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, इनको भी आप देखिए। बिल्कुल ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ज्यादा, देखिए अब आप सोचेंगे इतनी बार पूछ लिया है तो हाँ हम अब इस समय काहे पूछेगा भाई, इससे भी ज्यादा बार ये पूछे गए हैं प्रश्न जो हमने सम्मिलित किया है आज, क्योंकि जो बुक से हमने कलेक्ट किया है उसमें देखिए लास्ट जो है 97 तक ही है। 7 हो सकता है कि अब इस 7 के बाद छपा तो उसमें भी आए हैं। अब कोई बंदा अगर सोच ले कि नहीं केवल इतने बाद नहीं आएगा तो कैसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन प्रश्नों को देखना बहुत जरूरी है दोस्त। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, जब भी बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें, ये इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, तो किया लिनियस ने। किसने दोस्त, लिनियस ने किया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ए ही इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है सेल थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, सेल थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, सेल थियरी। देखिए अगर कहीं भी सेल थियरी का अगर नाम आता है तो बिल्कुल आपके जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, सेल थियरी कह रहा है रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट हुक नहीं, रुडॉल्फ विर्चाउ नहीं, ओमनी सिल्वा
और ये हॉफ मिस्टर नहीं, स्लीडन एंड स्वान, MJ स्लीडन एंड T स्वान इज द राइट आंसर। इसका जो सही उत्तर है वह है डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। देखिए आप लोग बिल्कुल भाई देखिए कहना ना पड़े, आप लोग भी थोड़ा मनोबल बढ़ाया करें। अब डेली वीडियो हो मिलेंगे, आपको डेली वीडियो मिलेंगे। ठीक है, किसी दिन नहीं कह सकते कि मान लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रयास का पूरा प्रयास रहेगा कि आपको एक लेक्चर डेली मिलेगा और इसी टाइप के प्रश्नों का तड़का होगा आपके साथ। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर करिए फटाफट भाई, संख्या बढ़ाइए, आज संख्या बिल्कुल एक रिकॉर्ड बना दीजिए, थोड़ा सा मदद करिए आप लोग। और वीडियो जो लोग लाइक नहीं किए बिल्कुल लाइक भी कर दिया करें फटाफट। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर है डी नंबर। चलिए आज का जो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें होता है, ऐसा कह रहा है। देख रहे हैं कि ये इनको आप देखिए, कोई भी प्रश्न हमने कहा ऐसा नहीं है जो कि 7 बार से कम पूछा गया हो। ठीक है, तो कह रहा है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें होता है, कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, कह रहा लाइसोसोम में, आत्मघाती थैली, जी हाँ बिल्कुल यही लाइसोसोम ही इसका राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल लाइसोसोम, क्योंकि इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है इसको। ठीक है, इसी में होता है, क्या होता है दोस्त, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ये तो प्रोटीन फैक्ट्री ही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है किसके दौरान होता है, कह रहा है G1 फेज, G2 फेज, S फेज और प्रोफेज, ऐसा कह रहा है। और ये भी आप देखना ना भूलें बिल्कुल भाई, इसे देखेंगे तभी आपका मनोबल बढ़ेगा कि बहुत ज्यादा। कई लोग तो ऐसे हैं उनको बताइए तो नहीं समझ में आएगा, कुछ दिख लेते हैं ना कि अरे बाप रे बाप ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब उनका पढ़ने में मन करता है, लेकिन देख के नहीं, आपको करना है ना, आपको अपने हिसाब से चलना, तो अपने हिसाब से चलिए, क्या दूसरों से मतलब नहीं है, आप अपने से मतलब रखिए। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा मेरे दोस्त, वह है यस फेज। ठीक है, यस फेज। अभी पिछले जो लेक्चर हमने कराया था उसमें सीक्वेंस बताया था आपको। ठीक है, G1 S G2 और M फेज, तो सीक्वेंस था। और यहां पर क्या है कि डीएनए रिप्लिकेशन कहां होता है, यस फेज के दौरान होता है। किस फेज के दौरान, यस फेज के दौरान। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखा जाए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, एटीपी मॉलिक्यूल्स यील्डेड, मतलब निकलते हैं बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के एक अणु द्वारा कितने एटीपी मॉलिक्यूल निकलते हैं ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये ग्लूकोज के एक अणु द्वारा, कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु द्वारा एटीपी के कितने अणु निकलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर के दौरान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, बिल्कुल फटाफट आप लोग ही बताइए भाई। ठीक है, जल्दी देखिए इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा मेरे दोस्त, ये भी देखिए कमजोर नहीं है दोस्त। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 38 अर्थात बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा, आप लोगों का जो आंसर है वह बिल्कुल सही जा रहा है। तो ऐसे ही प्रश्नों का तड़का होगा, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्नों का तड़का होगा। ठीक है, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 9 की अब बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ कह रहा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा 25 कह रहा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, 25 वाला, समझ रहे हैं, कह रहा डज नॉट हैव, इसके पास नहीं होता है, अथवा डिफर फ्रॉम अमीबा, कह रहा अमीबा से एंटमीबा कैसे डिफर होता है इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब किसकी अनुपस्थिति में, दोनों में से एक में उपस्थित रहेगा, एक में अनुपस्थित रहेगा, कह रहा है किसमें नहीं होता है, यानी एंटमीबा हिस्टोलिटिका और अमीबा दोनों में क्या डिफरेंट है, एक में उस चीज होगा एक में नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, समझ रहे हैं, ऐसा कह रहा है। तो जो अमीबा आपने देखा है, कौन सा अमीबा, और यहां पर कह रहा है अमीबा और एंटमीबा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, क्या है दोस्त, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में भिन्न होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में वह भिन्न होता है। ठीक है, एंटमीबा अमीबा से। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न देखिए भैया लाइन लगा दिया, सीपीएमटी अब तो नीट हो गया है ना, नीट के नाम से जाना जा रहा है, और डीपीएमटी, आरपीएमटी, आरपीसीएस,
तो यही नहीं, टीजीटी पीजीटी में भी है, समझ रहे हैं। अब बुक, जिस बुक से हम इसको ऐसे अलग कर लिए हैं, अब वो बुक में होता ना तो वह में लिख जाता, समझ रहे हैं। तो टीजीटी पीजीटी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। ये है प्रश्न नंबर 10, कह रहा है स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की ऐसी अवस्था, इन्फेक्टिव, कैसी अवस्था, इन्फेक्टिव अवस्था, कह रहा प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव अवस्था टू मैन एंड इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन ब्लड बाय मॉस्किटो। मतलब कह रहा प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के ब्लड में इंजेक्ट हो जाती है, किसके द्वारा, मच्छर के द्वारा। मतलब देखिए, एक तो बात हमने बताया भी था कि जब मच्छरवा काटता है तो जो नर होता है वो खून नहीं चूसता है, जो मादा होती है ना, मादा, वो खून चूसती है, समझ रहे हैं। और इसे ध्यान रखिएगा। आपने जो है बहुत सारी मटर भी सुना होगा, जो नर होता है ना फूलों का रस चूसता है, अब मादा खून चूसती है। जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग गुस्सा जाते हैं ना, गुस्सा जाएंगे तो कहेंगे ये औरत ऐसी है, क्या बताएं, मेरा पूरा खून चूस के रख दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, खून चूसती, लेकिन ये मच्छराइन जो है ये तो ऐसा करती है, समझ रहे हैं। मच्छर नहीं होता भाई, मस्त है मौलाना। तो कह रहा है कि प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मॉस्किटो के द्वारा मनुष्य के ब्लड में इंजेक्ट कर दी जाती है, समझ रहे हैं। कौन सी अवस्था है, कह रहा है ट्रोफोजोइट है कि मीरोजोइट है कि स्पोरोजोइट है कि सिस्ट है, इसका कौन सा आंसर सही होगा। ये देखिए बिल्कुल भाई, यहां इसको जरूर देखिए, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CPMT, बाप रे, इसको अगर गिने तो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितनी बार यह पूछा गया, ये देखिए 18, कितनी बार पूछा गया है, 18 बार यह प्रश्न पूछा गया है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस प्रश्न को आप भूलिएगा नहीं, समझ रहे हैं। कि प्लाज्मोडियम की ऐसी अवस्था जो इन्फेक्टिव होती है मैन के लिए, वो मनुष्य मॉस्किटो के द्वारा मनुष्य के ब्लड में इंजेक्ट कर दी जाती है, वो होती है स्पोरोजोइट। कौन सी अवस्था होती है, स्पोरोजोइट होती है मेरे दोस्त, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, उस प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, कह रहा है साइजोंट स्टेज, कौन सी अवस्था, साइजोंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट की जो साइंटेज अवस्था साइजोंट अवस्था होती है, वह कहां पाई जाती है, किस में पाई जाती है, समझ रहे हैं। मलेरिया पैरासाइट की साइजोंट स्टेज कहां पाई जाती है। कह रहा है स्टोमक ऑफ एनाफिलीज, नहीं। ब्लड ऑफ मैन, नहीं। इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, जी हाँ बिल्कुल, इरिथ्रोसाइट मैन के कहा, इरिथ्रोसाइट्स में होती है, ठीक है। इसका सी इसका सही उत्तर है, सी इसका सही उत्तर है। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों का तड़का है भाई। आप लोग देखिए, अभी संख्या थोड़ा कम है, हमने कहा भाई आप लोग मदद करेंगे तभी संभव है, मनोबल बढ़ेगा, आपको भी मजा आएगा, समझ रहे हैं, बिल्कुल मजा आएगा। और ये क्लास रेगुलर अगर चाहते हैं तो थोड़ा संख्या 100 तक कर दिए, 7 तक लग जाए तो हम वहां ऐसे कर लेंगे, जैसे बल्लेबाजी करता हुआ एक शतक लग जाता है तो देखते हैं गार्ड को, तो हम देखेंगे गार्ड को, समझ रहे हैं। बिल्कुल आप लोग फटाफट बिल्कुल शेयर भी करते रहिए, समझ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों का तड़का बिल्कुल आपको मिलता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वो क्या कह रहा है भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्राइज, जो हाइड्रा की बॉडी कैविटी होती है, शरीर की उसकी गुहा जो होती है, गुहा किसकी, हाइड्रा के शरीर की गुहा जो होती है, कह रहा है उसको क्या कहते हैं भाई। कह रहा है ब्लास्टोसील, नहीं ब्लास्टोसील नहीं होगा। कह रहा है सीलोम, सीलोमो नहीं होगा। हाइड्रोसील, अरे बाप रे बाप, हाइड्रोसील आप नाम सुने होंगे ना, किसी का अंडकोश जब बड़ा हो जाता है इतना बड़ा बड़ा, तब उसे कहेंगे अरे तो हाइड्रोसील हो गया था। ऐसा नहीं, हाइड्रोसील कैविटी नहीं, बल्कि उसका नाम है सिलेंट्रान। का नाम है सिलेंट्रान, सिलेंट्रान, सिलेंट्रान है, समझ रहे हैं। सिलेंट्रान इसकी बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा की जो बॉडी कैविटी होती है वह क्या है, सिलेंट्रान है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को देख लिया जाए, क्या कह रहा है भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है सिनकाइटियल, सिनकाइटियल। अगर मैंने लेक्चर जो मैंने पढ़ा था, ये सारे के सारे मैंने अपने लेक्चर में सभी प्रश्नों की जिक्र भी किया था और एक बार करा भी दिया था, समझ रहे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा उन लेक्चर को, आप जा करके देख सकते हैं बिल्कुल इन लेक्चर को, ठीक है। कह रहा सिनकाइटियल अर्थात सिनोसिटिक एपिडर्मिस इज प्रेजेंट, मतलब सिनकाइटियल एपिडर्मिस होती है, कहां प्रेजेंट होती है। कह रहा है हाउस फ्लाई में, फेरेटिमा में, पेरीप्लैनेटा में, पेरीप्लैनेटा में, कह रहा है किसमें, पेरीप्लैनेटा में।
और कह रहा है स्कैरिस में। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या है? स्कैरिस। देखिए मैंने बताया था कि यही एपिडर्मिस यानी सिनकाइटियल एपिडर्मिस होने के कारण ही इसका पाचन नहीं हो पाता, नहीं तो चल जाएगा, पेटवा में चल जाएगा, घुस जाएगा, बैठा रहेगा तो इसका भी पाचन हो जाएगा। कुछ चीज हम खाते हैं तो पाचन हो जाता है, इसी के कारण नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो किसमें होता है? स्कैरिस में होता है मेरे दोस्त, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न हमारा है वह प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 की बात करें। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है क्लोरागोगन सेल। देखिए क्लोरागोगन सेल, ठीक है, क्लोरागोगन सेल ऑफ अर्थवर्म, केचुआ का जो क्लोरागोगन सेल्स होती हैं आर एनालॉगस टू वर्टिब्रेट, यानी वर्टिब्रेट के किस अंग के एनालॉगस होता है? ठीक है, वर्टिब्रेट के यानी जो केचुआ में क्लोरागोगन सेल्स होती हैं वो वर्टिब्रेट के किस अंग के एनालॉगस होता है? ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है लंग्स के यानी फेफड़ा, करा लीवर, गट और किडनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल लीवर ही इसका राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर, लीवर, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा में घुल जाता है, तो किसके ब्लड प्लाज्मा में घुल जाता है हीमोग्लोबिन? ऐसा प्रश्न में कह रहा है। कह रहा है कि अर्थवर्म के प्लाज्मा में घुल जाता है, काकरोच के कह रहा है कि रैबिट के, कि फ्रॉग के, समझ रहे हैं? ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट, फटाफट कमेंट, फटाफट कमेंट, कमेंट करेंगे तभी तो मजा आएगा, समझ रहे हैं? बिल्कुल हम भी देखते रहते हैं कि कौन लोग मदद करते हैं भाई हमारी वीडियो को शेयर करने में, लाइक करने में, कौन लोग मदद करते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक दिन हम आप लोगों के सम्मुख बिल्कुल इसी तरीके से उपस्थित होकर केवल नाम ही पढ़ेंगे, साथ के सुझाव ही लेंगे। वो स्पेशल डे होगा संडे, संडे को सुन डे, SUN सुन डे, मतलब ऐसा दिन, सुनने वाला दिन तो पक्का सुनेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन करिए आप लोग फटाफट कमेंट, लाइक करें और चैनल को जो लोग यार सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब भी कर लिया करें आप लोग, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्थवर्म। कौन होगा दोस्त? अर्थवर्म इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है ओनली पॉइजनस मैमल्स इज, अरे बाप रे बाप, ऐसा कौन मैमल है जो केवल और केवल पॉइजनस है? मैमल्स में कौन सा मैमल्स है जो पॉइजनस है? ऐसा कह रहा है। कह रहा है ऑर्निथोरिंकस, इकाइडिना और इकिडिना, और कह रहा है गुनिया पिग स्नैक। समझ रहे हैं? स्नैक में तो आप सोचेंगे स्नैक ही है, स्नैक में कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ नॉन पॉइजनस होते हैं, आप जानते ही हैं, आपने लेक्चर पढ़ा भी है। तो इसमें कौन है? मैमल्स कह रहा है, मैमल्स नॉट स्नैक, मैमल्स में। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, समझ रहे हैं? ऑर्निथोरिंकस, ठीक है, ऑर्निथोरिंकस। चलिए अगला जो प्रश्न है, अब कुछ लोग कहते हैं सर इसके भी एक्सप्लेनेशन भी कर दें। देखिए हमारा उद्देश्य रहता है कि शॉर्ट टाइम में, कम समय में ज्यादा प्रश्नों को कराया जाए, समझ रहे हैं? इसका एक्सप्लेनेशन करें तो 4 मिनट से ज्यादा एक प्रश्न खा जाएगा, समझ रहे हैं? अब कुछ अपने से भी मेहनत करिए, केवल लेटे लेटे बैठे बैठे इतना नहीं कि कोई भोजन पकाए या आपके मुंहों में डाल दे, तो मुंह में आप उठा के अपने से डालिए, समझ रहे हैं? चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगले प्रश्न की तरफ ही हम बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 कह रहा है हैवर्सन सिस्टम इज फाउंड इन, हैवर्सियन सिस्टम किसमें पाया जाता है? देख रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, यहो देखते जाइए, देखते जाइए, समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैवर्सियन सिस्टम किसमें पाया जाता है? करा बोन ऑफ फ्रॉग, बोन ऑफ मैमल्स, बोन ऑफ लिजार्ड, बोन ऑफ बर्ड। पक्का बोने में तो होगा, करा बोन बोन बोन, समझ रहे हैं? 4 बोन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बोन्स ऑफ मैमल्स, बोन्स ऑफ मैमल्स इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है स्वीट ग्लैंड्स, स्वीट माने मिठाइया वाली ग्रंथि नहीं, स्वीट ग्लैंड मतलब श्वेत ग्रंथि, आर प्राइमरली कंसर्न्ड विथ, मतलब ये जो श्वेत ग्रंथि होती किसके द्वारा प्रमुख रूप से कंसर्न होती, संबंधित होती है? आप ये देखिए, तब ये देखिए 7 बार से कम नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कई बार पूछा गया है, कई बार 9 बार पूछा गया है, समझ रहे हैं?
ऐसे प्रश्नों को आप देखना ना भूलें, बिल्कुल देखना ना भूलें। और यही लेक्चर हमारे अभी कंटिन्यू चलेंगे, 4-5 लेक्चर तो बहुत जबरदस्त चलेंगे, समझ रहे हैं। इन्हें नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कह रहा है कीपिंग स्किन मॉइस्ट, समझ रहे हैं। स्वीट ग्लैंड किससे संबंधित होता है? रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ साल्ट फ्रॉम बॉडी, पसीना से निकाले, ऐसा कर रहा है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के ताप को रेगुलेट करेगा। किलिंग बैक्टीरिया अपॉन स्किन, त्वचा पे बैक्टीरिया को किल कर देगा। नहीं, इसका राइट आंसर क्या है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको भी देख लिया जाए। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर अब 19 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 19 का कह रहा है मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। जो मेमोरी ग्लैंड होती है किसका मॉडिफाइड रूप है? ऐसा कह रहा है सीबेसियस ग्लैंड नहीं, कह रहा है स्वीट ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, ऑल ऑफ दीज नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? स्वीट ग्लैंड है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है स्वीट ग्लैंड्स इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वीट ग्लैंड इसका राइट आंसर है। मेमोरी ग्लैंड मॉडिफाइड है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 20, उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री इन रैबिट केम वन एंड मोस्ट अदर मैमल्स इज। समझ रहे हैं? कह रहा है नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री, सर्विकल वर्टिब्री का जो नंबर है कह रहा है खरगोश में सर्विकल वर्टिब्री का जो नंबर है केम वन एंड मोस्ट अदर मैमल्स इज। समझ रहे हैं? तो इसकी संख्या पूछ रहा है भाई, संख्या पूछ रहा है, समझ रहे हैं। और देखिए यह कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी संख्या होगी? कह रहा है 5 होगी कि 6 होगी कि 7 होगी कि 11 होगी, कितने होगी भाई? ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल हम देख रहे हैं आप लोगों के कमेंट, और बिल्कुल हमारा भी आपको कमेंट देख सकते हैं, मैं भी तो कमेंट करता हूं, कमेंट पे तो ध्यान दीजिए आप लोग, समझ रहे हैं। आप सोचेंगे कि देखिए गुरुजी तो यहाँ है तो कमेंट कहाँ से होगा? कमेंटवा तो हो रहा है ना। आप बिल्कुल देखिए, अगर आपको कोई सुझाव है, कोई सजेशंस है तो उसको भी आप कमेंट करिए, मैं आपका जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा, समझ रहे हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 7। क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है 7। ठीक है, तो दोस्त आज हम अपने इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे अपने नए लेक्चर को लेकर, ऐसे ही मस्त मजेदार प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, और बिल्कुल अगर लेक्चर ठीक हो तो एक बार फिर से कहेंगे, अभी भी जो बचे हैं भैया लाइक कर दो यार, समझ रहे हैं, मजा आ जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर को लेकर। ओके, थैंक यू।